नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके लिए लॉ के कुछ नोट्स लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके इसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। इसके बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स लिखकर, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। मैं उसकी पीडीएफ पीपीटी बनाकर प्रेजेंटेशन देने वाला था, लेकिन उतना समय नहीं है, इसलिए जो भी मैंने हाथों से लिखा है वही नोट्स आपके लिए मैंने लाए हैं। तो वीडियो शुरू शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में और कुछ रिकमेंडेशंस करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम हर्षवर्धन देशमुख है, निकनेम भैया है। तो सभी जगह मैंने निकनेम से ही यूज़र नेम बनाए अपने। तो मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, तो मुझे पता है कि नोट्स की कितनी ज़रूरत होती है। इसलिए तो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपके लिए निकाले। प्रोफाइल जाओगे तो भैया टॉक्स करके कहीं पर भी सर्च करो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब हो या फेसबुक प्रोफाइल, कुछ भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जो भी हमारा दबंग लॉयर जो चैनल है, जो भी हमारी वेबसाइट अभी तक नहीं है, लेकिन जो भी हमारा चैनल है उसके अगर आपको ऑफिशियल अकाउंट चाहिए हो, जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स के बाद सोसाइटी में होने वाले जो भी चीज़ें वो डालता रहता हूँ, तो दबंग लॉयर करके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सभी पर चैनल से, अकाउंट से, प्रोफाइल से, पेजेस से, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब हो, लाइक, फॉलो हो या फिर जो भी हो आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं नोट्स। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है आपको लिखना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है आपको सेक्शन 2H में मिल जाएगी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जो कि लॉ से इन्फोर्स कर सकते हैं, लॉ से हम उस पर इन्फोर्स कर सकते हैं। इट इज़ एन अग्रीमेंट of set of promises giving rise to obligations that can be enforced or recognized by law। तो एक एग्रीमेंट होता है इसेंशियली, जिसमें प्रोमिसेस होते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिस या प्रॉमिस होता है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो सकते हैं, जो कि एक ऑब्लिगेशंस को क्या करते हैं, राइज करते हैं। ऑब्लिगेशंस जो भी हमारे ड्यूटीज कर्तव्य जो हो गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो ऑब्लिगेशंस हम क्या कर सकते हैं, लॉ के मदद से इन्फोर्स कर सकते हैं अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो। An agreement becomes a contract when it satisfies all the essentials of valid contract mentioned in the section 10। मतलब सेक्शन 10 में जो भी essentials दे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर कोई एग्रीमेंट वो सेटिस्फाई करता है, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, when it satisfy all the essentials of valid contract mentioned in section 10। समझ गए, जो भी सेक्शन 10 में हमें इसेंशियल्स दे, अगर कोई अग्रीमेंट उसको सेटिस्फाई कर देता है, मतलब फॉलो करता है वो सभी इसेंशियल्स, तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। तो एक डायग्राम, मतलब डायग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन एक शॉर्ट में आपको दिया है मैंने कि ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उसका होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन भी आ जाए तो बनेगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्रोसीजर होती है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो दो पार्टीज होनी चाहिए, टू पार्टीज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट टू पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ दिस पार्टीज विल प्रपोज, मीन्स ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोज, ऑफर। समझ रहे, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है प्रपोज और ऑफर में, बट बहुत बार प्रपोज ऑफर यूज किया जाता है। एंड अदर पार्टी विल इवेंचुअली एक्सेप्ट इट। बोथ पार्टीज शुड हैव लीगल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, और नेचुरल पर्सन्स ऑल्सो। तो टू पार्टीज क्यों जरूरत है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। एक ही पार्टी हो अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा ना। तो उन पार्टीज की लीगल एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, मतलब कि भाई अगर पर्सन हो तो उसका एटलीस्ट आधार कार्ड तो होना चाहिए। समझ रहे हो। एंड टू पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाइड हो पार्टीज। फिर उसमें क्या होगा, और दो पार्टीज क्यों चाहिए, तो उसमें से जो एक पार्टी होगी वो कुछ ऑफर देगी, कुछ प्रपोज करेगी,
तो जो अलग पार्टी होगी, जो दूसरी पार्टी होगी, तो वो उसको एक्सेप्ट ही करेगी ना, तभी जाके तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या प्रपोज प्लस एक्सेप्टेंस कहा जाता है ना, तो एग्रीमेंट बनेगा ना तभी तो तभी प्रॉमिस बनेगा ना। तो इसलिए दो पार्टी, कम से कम दो पार्टी, ज़्यादा हो तो भी चलता है। तो अगला इसेंशियल है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियली एन एग्रीमेंट व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made indicates his acceptance to it. There is an agreement that is the foundation of contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो भी फाउंडेशन हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ये तो हमने बहुत बार सुना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। अगर उसके साथ कंसिडरेशन भी हो जाए, दोनों कंसिडरेशन हो जाए और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, अगर एग्रीमेंट को हम लॉ से इन्फोर्स कर सके तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट में बहुत सारे टाइप्स है, एग्रीमेंट के अलग अलग टाइप है, सभी टाइप्स इन्फोर्सेबल नहीं होते, जैसे कि सोशल और डोमेस्टिक है, वो अब हम आगे देखेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियली एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इंडिकेट्स हिज एक्सेप्टेंस टू इट। मतलब जिसको हमने ऑफर किया है, अगर वो उसे एक्सेप्ट कर देता है तो, समझ रहे। और एग्रीमेंट ही क्या है, बेसिस है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट, नेक्स्ट इसेंशियली फ्री कंसेंट, 3 नंबर। द पार्टीज मस्ट agree on the same thing in the same sense and at the same time. समझ रहे हो, पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो आपको कंसेंट ही चाहिए ना, बिना कंसेंट का आप तो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते, समझ रहे हो। अगर बना भी देते हो तो लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। आपने कंसेंट ले भी लिया, लेकिन आप कंसेंट लेते कैसे हो, अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन से हो, फ्रॉड से हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, मिस्टेक से हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग ही नहीं होगा ना। तो आपको अगले व्यक्ति का जो कंसेंट चाहिए वो फ्री होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, ना कि आपने किसी पर दबाव लाया और फिर कंसेंट लिया, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब क्या आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो, समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो आपको लीगल रिलेशनशिप बनानी है क्या नहीं। मतलब देयर शुड बी एन इंटेंशन ऑफ बोथ पार्टीज टू फॉर्म अ लीगल रिलेशन। मतलब दोनों पार्टीज का एक माइंड सेट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि हम खुद को लॉ से बाइंड कर दे, खुद को बाइंड देमसेल्फ लीगली, ये भी इंटेंशन होना चाहिए। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और हमें लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होना चाहिए, खुद को लॉ से बंधा हुआ नहीं रखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना। इसलिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है। इसका थोड़ा सा पॉइंट है जो कि नेक्स्ट पेज में है। एंड दस एग्रीमेंट ऑफ सोशल, मतलब कि लीगल रिलेशन तैयार करने का, बनाने का इंटेंशन उसका होना चाहिए। अब क्या होता है, एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एज द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू हैव लीगल रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पर और बता दिया है कि एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर, सोशल और डोमेस्टिक नेचर मतलब कि पति ने कहा कि मैं तुमको आज रात को आते वक्त कोई ज्वेलरी लेकर आऊँगा, हार लेकर आऊँगा, और उसने नहीं लाया, तो उनमें तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया था, पत्नी ने भी कहा था कि लेके आओ, लेकिन एक कुछ था, एक सोशल और डोमेस्टिक टाइप का एक एग्रीमेंट था। इसलिए पत्नी जाकर कोर्ट में नहीं अपील कर सकती कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। पहली बात तो आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एज द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू हैव लीगल रिलेशन। यहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप है क्या, नहीं है। जैसे कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगी, फादर एंड सन की इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, मतलब इनफॉर्मल रिलेशनशिप ही ज़्यादातर आती है इसमें। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मतलब क्या है कि क्या पार्टी मतलब एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कर सकती है क्या। अगर किसी लॉ ने उसको प्रोहिबिट किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या है, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, मस्ट बी एबल टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू द agreement must be able to enter into valid contract. According to the act, every person is capable of entering into a contract, और कॉन्ट्रैक्ट ही लिखो, एग्रीमेंट शायद थोड़ा सा सही नहीं है। इफ ही और शी
इज द एज ऑफ मेजोरिटी, इज द साउंड माइंड, इज ऑफ साउंड माइंड, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। मतलब पहली बात तो मेजर होना चाहिए, दूसरी बात साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट समझ सके। ओके, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी लॉ से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए, तभी वो जाके क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में आप लिख सकते हैं। छठा हमारा इसेंशियल है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं लेकिन उससे हमको मिलने क्या वाला है, समथिंग इन रिटर्न। तो ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, कंसिडरेशन क्या है उसके, तो ये होता है, वो भी लॉफुल होने चाहिए। अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट और एंड कंसिडरेशन से सपोर्ट क्या होना चाहिए। द आइडिया मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हम जो कह रहे हैं वो क्या है, मतलब कि समथिंग इन रिटर्न। क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कुछ तो मिलेगा ना हमको, समथिंग रिटर्न। तो ये इट कैन बी, मतलब ये रिटर्न कैसा हो सकता है, इट कैन बी इन कैश, कैश के रूप में हो सकता है। काइंड मतलब कुछ, मतलब जो भी कुछ प्रकार हो वो उस तरह का हो सकता है। और एन एक्ट, या कोई एक्ट करने के लिए कहा जा सकता है। और इसकी जो वर्थ होगी, इट कैन बी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब ये एक्ट या उसकी जो मतलब बेनिफिट होगा वो पास्ट में हुआ होगा, या प्रेजेंट में अभी बेनिफिट हो रहा होगा, या फ्यूचर में बेनिफिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। समझ रहे हो? द आइडिया मस्ट बी जेन्युइन एंड वैलिड। और ये जो लॉफुल कंसिडरेशन है या फिर ऑब्जेक्ट है जिसे बोल रहे हैं, वो जेन्युइन होनी चाहिए और वैलिड माना जाए उसको। समझ रहे हो? नो अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल नहीं चाहिए हमें। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड अनलॉफुल। समझ रहे? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड अनलॉफुल इफ, अब इसके कंडीशंस क्या है, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब लॉफुल किसे कहा जाएगा, कंसिडरेशन अनलॉफुल है या लॉफुल है। अनलॉफुल कब कहा जाएगा, अगर किसी लॉ ने उसको प्रोहिबिट किया गया हो, या फिर इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ अलाउड इट विल डिफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर उसको लागू किया जाए तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है वो उसको क्या करेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्टेड हो जाएगा, या फिर इट इज फ्रैडुलेंट। ओके, अगर फ्रैडुलेंट हो, इट इंक्लूड्स और मीन्स इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन और अदर। मतलब किसी को इंजुरी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से इंजुरी हो सकती है, या किसी को मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है नहीं है। और द कोर्ट कंसिडर इट इमोरल, या फिर कोर्ट उसे इमोरल कंसिडर कर रहा है, तो ये क्या होगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड। अब एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, ये हमारा सातवां एसेंशियल है कि जो एग्रीमेंट हमने बना रहा है वो डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे डिक्लेयर्स, मतलब कुछ ऐसे कैटेगरीज दिए जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर भी वाइड, जिसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाई द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी होना चाहिए, यहाँ पर हैव बीन गलती से हो गया है, इसलिए समझ लो। The agreement must not be expressly declared void by law. Under Indian Contract Act, there are some categories of agreement which are expressly declared to be void. They are, यहाँ पर example से agreement in restraint to marriage, agreement in restraint of trade, agreement in restraint of proceeding, agreement having uncertain meaning, wagering agreements. ये क्या है, expressly void agreements आपको दिखाई देंगे। तो certainty, the agreement must not be vague. It must possible to ascertain the meaning of the agreement, otherwise it cannot be enforceable. मतलब जो भी आप अग्रीमेंट बना रहे हो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई क्या एग्रीमेंट है, तभी वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए होगा। अब कुछ भी लिखोगे जिसका हमें मीनिंग ही पता नहीं चल रहा तो इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये होगा, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये हमारा 8वां इसेंशियल है। और फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो परफॉर्म भी करना आना चाहिए। अगर किसी ने कहा, किसी लड़के ने लड़की से कहा तो मैं तेरे लिए तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेप्ट भी किया है, हुआ है, मतलब तो ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट भी किया उस गर्लफ्रेंड ने, लेकिन क्या
परफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो परफॉर्म के लिए। तो एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, जो भी एग्रीमेंट होगा केपेबल होगा, होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। अ प्रॉमिस टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग कैनॉट बी इम्पोज्ड। A promise to do an impossible thing cannot be imposed. सेक्शन 56। जो इम्पॉसिबल है वो हम उसको इम्पोज ही नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल थिंग्स को कैसे करेंगे। और लास्ट हमारा इसेंशियल है राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बना लिया, सब कुछ हो गया, तो अब उसे लिखना तो चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन अगर नीड है तो होनी चाहिए, समझ रहे। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, हम सिर्फ बोलकर ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, या फिर कुछ रिटर्न में भी होते। कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न। वर्ड स्पोकन कैन बी कंसिडर एज एग्रीमेंट। सिर्फ बोलने से कुछ एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। मतलब अगर वो पार्टीज मानते हैं तो, समझ रहे, अगर वो पार्टीज मानते हैं कि हमने बोलकर ही एग्रीमेंट किया है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया है, तो एग्रीमेंट है, लेकिन वो पार्टीज पर डिपेंड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटर्न, पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुड बी इन रिटर्न, वो कागज पर ही होना चाहिए, और तभी अच्छा है। देयर आर सम फॉर्मेलिटीज वेयर द अग्रीमेंट मस्ट बी साइंड और stamped by the statutory authority, and there are some cases where the parties has to register the writings in the presence of witness। समझ रहे, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि एग्रीमेंट को साइन और स्टैम्प किया जाना चाहिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के मतलब अथॉरिटी से, और सम केसेस में पार्टीज को रजिस्टर करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, समझ रहे। एंड द रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंपाइल्ड विथ सेक्शन 10, और सेक्शन 10 में आपको बाकी के जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको सेक्शन 10 में मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आसानी से शॉर्ट नोट्स आपके लिए निकाले थे, तो शायद आई होप कि आपको पसंद आए हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से आपके लिए शॉर्ट नोट्स निकाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।